हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसयूएल या फिर एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में 5th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम कोर्स में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। नाउ यू कैन सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी का बार बार डिमांड ये आ रहा था कि सर हमारी डेट शीट आ चुकी है तो अब हमारी भी तैयारी स्टार्ट करवा दीजिए। तो ये पहली वीडियो है आप सभी के लिए जिसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही पूछा गया है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, पहली बात तो आपको कोई भी वेबसाइट पे या कहीं पर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो उसकी पहचान आपको कैसे करनी है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का है कि नहीं। नाउ टॉप पे सबसे पहले आप सभी को देखना है यहाँ पर योर रोल नंबर लिखने के लिए आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर टॉप पे आपको एक और खासियत देखनी है कि आपका क्वेश्चन पेपर जितने पेजेस का भी होगा वहां पर टॉप पर मेंशन होता है और क्वेश्चन पेपर ज्यादा बड़ा आपका नहीं आता। यहाँ पर आप अपने पेपर में देखोगे 5th सेमेस्टर में यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्ट्री 10, इसके बाद में लिखा हुआ है इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद फिर भाग 1। इसका मतलब ये है कि जो 5th सेमेस्टर है आपका, आप 6th सेमेस्टर में भी ये सेम सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन इसके सेकंड पार्ट को जो है आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ना होगा। यानी इस बुक को, काफी बड़ी बुक है ये, तो इसमें से कुछ टॉपिक तो आपके 5th सेमेस्टर में पढ़ने आपको और कुछ टॉपिक जो है आप सभी के लिए किस में पढ़ने आपको अगले सेमेस्टर में यानी 6th सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो ये 20वीं शताब्दी का जो इतिहास है, ठीक है, आप इसको पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आप सभी के लिए ये लिखा होता है। यहाँ पर स्पेशल बात है सोल वाले बच्चों के लिए कि आप सभी का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता और आप सभी का ना ही कोई आप सभी से थ्योरी, आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, सिर्फ ओनली आप सभी का थ्योरी का पेपर होता है। तो अगर यहाँ पर आप लोगों का 75 लिखा हुआ भी पेपर में आ रहा है सोल वाले बच्चे, तो इसको आप 100 ही कंसीडर करोगे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात आप सभी को ध्यान रखना है, आपके लिए जो भी क्वेश्चन पेपर होगा यहाँ पर टॉप पे सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है। बी केयरफुली आप सभी को रीड करना है क्योंकि पूरे 15 मिनट आप लोगों को मिलेंगे इसको पढ़ने के लिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में कई बारी क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए कई बारी 5 ना लिखकर ये लोग कई बार क्या लिखते हैं 4 क्वेश्चन करने, आपको 4 क्वेश्चन करने। यहाँ पर ध्यान रखना है 5 ना लिखकर वो क्या लिखेंगे, वो यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सभी क्वेश्चनों के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं और पेपर चाहे आपने इंग्लिश मीडियम में लिया है अपना या हिंदी मीडियम में लिया है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना जो पेपर है वो दोनों में से किसी भी भाषा में लिख सकते हो और जब आप अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें भी ये बात मेंशन होगा और आप अपने आंसर शीट की जो डिटेल्स को फिल करोगे तो उसमें भी ये चीज़ लिखी होती है कि आप अपने आंसर्स को या तो इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में, बट आपको किसी एक लैंग्वेज का ही सहारा लेना है। ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन तो इंग्लिश मीडियम में और एक क्वेश्चन तो हिंदी मीडियम में, ऐसा काम आपको नहीं करना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। साम्राज्यवाद, क्या क्वेश्चन पूछे गए और इनका आंसर क्या होंगे, हम आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो साम्राज्यवाद क्या है सबसे पहले आपको इसको देखना है और आधुनिकता और साम्राज्यवाद है इसकी आपस की संबंध की व्याख्या करनी है आप लोगों को। साम्राज्यवाद पहले होता क्या है पहले आप इसको समझना है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि आप जिस देश में भी निवास करते हैं, आप जिस देश में भी रहते हैं, उस देश के द्वारा जब वो अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करता है, इसको सिंपली रूप में आप समझेंगे, जब कोई देश जब कोई देश अपनी अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करता है, ध्यान रखना, जब कोई देश अपनी भौगोलिक भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करता है, ध्यान रखना है। जैसे भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करना है, जैसे आप इंडिया को देखते हो, इंडिया की साउथ साइड में आपकी बाउंड्रीज कैसे, ऐसे आप नॉर्थ में देखते हो तो इंडिया आपको जम्मू एंड कश्मीर मैप में कुछ कुछ इस हिसाब से आप लोगों को कुछ इस हिसाब से आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा तो ध्यान रखना है, आपको कुछ इस तरीके से जो है दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि भारत, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पोर्शन पाकिस्तान का शुरू होता है, ठीक, यहाँ से पोर्शन किसका शुरू होता है, पाकिस्तान का शुरू होता है। तो अगर भारत अपनी सीमा को यहाँ से छोड़कर यहाँ से कल को बनाने लगे, यानी अपनी सीमाओं को विस्तार कर रहा है, तो यही क्या कहलाता है, ये आप कहेंगे कि ये साम्राज्यवाद है। और आधुनिकता साम्राज्यवाद की
कैसे रिलेशन इन दोनों में, तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि आधुनिकता यानी मॉडर्निटी आज के समय में हर एक देश क्या कर रहा है, उम्दा या आधुनिक तकनीकों को अपना रहा है, और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की वजह से उसे दूसरे देशों पर उन तकनीकों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। जैसे अगर आज के समय में बात करें तो आज हमें आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए पश्चिम के देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, पश्चिम के देशों के ऊपर। तो ये जो पश्चिम के देश हैं, अगर हम ये देखें कि इनकी ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज है इनको हम यूज़ कर रहे हैं, इनके द्वारा इंटरनेट का जाल बिछाया जा रहा है, इनके द्वारा आप देखोगे अलग अलग तरह के जो ऐप्स हैं या फिर चीज़ें जो तकनीकें हैं, इंडस्ट्रीज है, उन सब चीज़ों को हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और उन सब चीज़ों को जब हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को अपना रहे हैं, तो हम उन्हीं पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे उन पर निर्भर होते होते हम पे वो अपना साम्राज्यवाद बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि भाई श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा क्या है किया था कि चीन से भाई ऋण ले लिया था, और कोरोना की वजह से भी उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो देश कैसा हो गया, तो आप कहेंगे धीरे धीरे वो देश पूरी तरीके से जो है कमजोर पड़ गया, बर्बाद हो गया वो देश। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर नाउ वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि भाई आधुनिकता जो है वो साम्राज्यवाद से थोड़ा बहुत कैसा है संबंध रखती है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट वे में मैंने आप सभी को बताया कि जैसे जैसे मॉडर्निटी को अपनाते हैं वैसे वैसे जो मॉडर्न कंट्रीज हैं वो अपनी व्यवस्था गरीब देशों पर लागू करते हैं, और वो गरीब देश धीरे धीरे उनके जाल में जो है वो क्या होता है, फंस जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा ही जा रहा है। एक ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों को बस इतना ही करना है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चनों को प्रिपेयर करना है और अपने पेपर में जाकर उसको लिख देना है। सिंपली यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन आ चुका है कि यूरोप का विरोधी गुट में बंटवारा या फिर बटना, यहाँ पर बंटवारा ना लिखकर यहाँ पर पेपर में आपका बटना भी लिखा सकता है कि यूरोप का विरोधी गुटों में बंटना किस प्रकार या किस सीमा तक प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के लिए कारण था। अब पहली बात तो आप सभी को यहाँ पर एक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाने स्टार्ट भी कर दिए, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया था, और आप लोगों के लिए जो 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है। सारी वीडियो उसके अंदर आएगी, आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है उस पर जाकर, या वीडियो के एंड में आप एंड स्क्रीन पे भी जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट, और वहां से आप सभी के लिए सारी वीडियो इकट्ठी मिलेगी। तो हमने उस वीडियो में जो मैंने आप लोगों की जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 2 प्रकार की महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया। पहला विश्व युद्ध जो है वो भी 2 प्रकार की महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया, जिसमें एक मित्र राष्ट्र थी और दूसरी है, आप सभी को ध्यान रखना है, केंद्रीय राष्ट्र, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है कौन कौन है, तो इसके अंदर 1917 में अमेरिका भी आ जाता है, इसमें 1917 में कौन आ जाता है, अमेरिका भी आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कब से कब तक चला, तो इसके बारे में भी आप सभी को ध्यान रखना है कि ये 1914 से लेकर कब से 1914 से लेकर 1918 तक चला। कब से 1914 से लेकर 1918 तक चला। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि अमेरिका कब शामिल हुआ। अमेरिका स्टार्टिंग से शामिल नहीं था, अमेरिका 1917 में शामिल हुआ। और अमेरिका इस युद्ध में क्यों शामिल हुआ, तो कारण वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है। तो 1917 में अमेरिका शामिल हुआ, 1914 से वॉर चल रहा था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें यूके यानी ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, इसके अलावा इटली, इसके अलावा जापान, ये सभी देश, इसके अलावा आप सभी देखेंगे कि इसके अंदर जो है सर्बिया, ये कंट्रीज ऐसी थी जो इसके अंदर ऑलरेडी शामिल थी, इंक्लूड थी। हम मित्र राष्ट्रों की बात को छोड़ दें तो केंद्र राष्ट्र में आप लोग कौन कहेंगे कि जर्मनी, इसके अलावा ऑटोमन साम्राज्य या तुर्क साम्राज्य, हम कुछ भी कह सकते हैं, ऑटोमन साम्राज्य के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रिया हंगरी, वही ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये देश स्टार्टिंग से लड़ रहे थे और अमेरिका 1917 में इस वॉर में कूदा। तो ये 2 अलग अलग गुट में विभाजित होने की वजह से ही ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। हम इसको डिटेल से अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे उस तरीके के आंसर्स। बट नाउ यहाँ पर हम ओनली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है।
तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। आपके पेपर में या तो पक्का डेफिनेटली 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का है। या तो आपसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण पूछ लेगा, परिणाम पूछ लेगा, या फिर आपसे जो है 1917 के कारण पूछ लेगा, परिणाम पूछ लेगा, या फिर आप लोगों से वर्साई की संधि के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे 1917 में जो रशिया में बोल्शेविक क्रांति हुई या जो रशियन रेवोल्यूशन हुई, ठीक है, अभी जो रूस में जो क्रांति हुई, ये भी ध्यान रखना है 1917 में 2 बार हुई है। 1917 में एक हुई है फरवरी मार्च की क्रांति, इसे हम बोलते हैं फरवरी मार्च की क्रांति, और दूसरा है आप सभी को ध्यान रखना है जर्मनी जो है दूसरी अक्टूबर नवंबर की क्रांति, अक्टूबर नवंबर की क्या है क्रांति, अक्टूबर नवंबर की क्रांति। तो इस टाइम पे क्रांति हुई थी। तो 1917 की अक्टूबर नवंबर की इस क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आपको वर्णन करना है। देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई हिंदी लैंग्वेज में काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आपसे यूज की जाती है जिसमें आप समझ नहीं पाते। जैसे इसमें मैं आप लोगों के लिए पढ़ के भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि उन परिस्थिति या उन सिचुएशंस या उन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिसके माध्यम से बोल्शेविक क्रांति सत्ता में शिखर तक पहुंची। इनडायरेक्टली आपसे कॉजेस पूछे जा रहे हैं, इसके अंदर आपसे कारण पूछे जा रहे हैं। इसमें आपसे क्या पूछे जा रहे हैं? कारण पूछे जा रहे हैं। किस चीज के कारण पूछे जा रहे हैं? तो ध्यान रखना है 1917 की रूस की क्रांति के कारण, रूस की क्रांति के कारण ये आपसे पूछे जा रहे हैं। 1917 की रूस की क्रांति के कई कारण थे। सबसे पहला क्या था कि जो वहां के जार शासक थे, उन जार शासकों का जो है अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में हम देखते हैं 1914 से, अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। लेकिन 1917 के आसपास हम देखते हैं कि जो रशिया की जो आर्मी थी वो वॉर में बुरी तरीके से क्या थी, पिछड़ रही थी, हार रही थी। और इस हार को जीत में बदलने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि रूस की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को, साम्यवादी देशों की जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, बेहतर बनाने के लिए इन्होंने अक्टूबर की क्रांति कर दी। इससे पहले मार्च की भी क्रांति हुई थी। फिर आप बोलोगे मार्च की जब क्रांति हुई तो भाई अक्टूबर की क्रांति की करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मार्च में जो क्रांति हुई थी शासन के खिलाफ, यूरोप के जार शासकों के खिलाफ, तो वो शासन की बागडोर जार शासकों के हाथ से छीन तो ली गई, परंतु शासन की जो बागडोर है जार शासकों से छीनने के बाद में फिर किसके हाथ में चली गई? तो आप सभी को ध्यान रखना है। फिर वहां से जो रूस के अमीर लोग थे, धनी लोग थे, उनके हाथ में। लेकिन जनता का जो शोषण था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। और जनता का शोषण खत्म ना होने के कारण हम ये देखते हैं कि वहां पर क्या हुई, दोबारा से फिर अक्टूबर में फिर एक क्रांति होती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शेष विश्व पर रूस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन पेपर में, ये तो कंफर्म है, या तो रूस की क्रांति पूछेगा या रूस की क्रांति का प्रभाव पूछेगा। तो कई सारी क्रांति के प्रभाव है। सबसे पहले जो है समाजवाद, समाजवादी विचारधारा जो है उसका, समाजवादी विचारधारा का उत्कर्ष हुआ। आप ये कह सकते हो समाजवादी विचारधारा का, समाजवादी विचारधारा का उत्कर्ष हुआ। क्या हुआ? समाजवादी विचारधारा का उत्कर्ष हुआ। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये फर्स्टली आप सभी को पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए ये है। सेकंड पॉइंट आप सभी को ये ध्यान रखना है कि समाजवादी विचारधारा का उत्कर्ष तो हुआ, दूसरी चीज जो है पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद की विचारधारा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होती है, समाजवाद और पूंजीवाद। तो पूंजीवाद ये प्रचार, विचार पर अंकुश अंकुश लगा, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उस विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 1929 की महामंदी के क्या कारण थे या क्या परिणाम थे? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। आप सभी को मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो हमने पहले एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो तब भी था, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। जैसे 1929 में रूस में क्या हुआ था, आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई रूस में क्या, पूरे विश्व में अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका का शेयर बाजार है, अमेरिका का क्या है, अमेरिका का शेयर बाजार, जिसे हम क्या बोलते हैं, शेयर बाजार, शेयर बाजार, इसे बोला जाता है स्ट्रीट वॉल। शेयर बाजार को अमेरिका के क्या बोलता है, स्ट्रीट वॉल। और ये क्या हुआ था 1929 में, काफी तेजी से उसके अंदर घटत हुई। रीजन क्या था? 1914 से लेकर 1918 तक आपने अगर प्रथम विश्व युद्ध अच्छे से नहीं पढ़ा ना, आपको आगे के कोई भी टॉपिक इस बुक के समझ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को यही काम करना है, अधिक से अधिक जितना ज्यादा आप कर सकते हो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही सारी कहानी शुरू होगी। और जब शुरू में ही आप लोगों को कुछ आएगा नहीं तो आप अंत में कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना 1914 से लेकर 1918 तक अमेरिका का जो शेयर बाजार है, ठीक है, सॉरी, प्रथम विश्व जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है
वो 1914 से 1918 तक चला। और इस वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था, उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा, क्योंकि युद्ध के समय में उत्पादन जो है, उत्पादन में वृद्धि हुई। वृद्धि होने का कारण क्या था, तो आपको ध्यान रखना है, उत्पादन में वृद्धि होने का एकमात्र एक ही कारण था। उत्पादन में वृद्धि होने का आप सभी को ध्यान रखना है, एक ही कारण था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर में के अंदर बहुत सी चीजें नुकसान भी होती है, तो इस वजह से उत्पादन ज्यादा चल रहा था। लेकिन 1918 के बाद में जो उत्पादन जो है उसकी इतनी डिमांड नहीं रही, लेकिन उत्पादन तो फैक्ट्री में होता रहा। और एक समय ऐसा आया 1929 के करीब कि भाई मार्केट्स के अंदर जो है जितनी भी निर्मित वस्तुएं थी वो पहले से ही ऑटोमेटिकली स्टॉक में भरी थी। फैक्ट्री और चलने के लिए क्या थी, ज्यादा सक्षम नहीं थी। और इस वजह से हम वहां पर क्या देखते हैं, इस वजह से हम देखते हैं कि जो उत्पादन है, आप सभी को ध्यान रखना है कि उत्पादन है वो और नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोगों की बेरोजगारी चलने लगी, क्योंकि उत्पादन ज्यादा होगा नहीं, फैक्ट्री बंद हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले से ही निर्मित थी। तो निर्मित जब जो चीज थी उसको खत्म करोगे तब तो कुछ नया उत्पादन करोगे। तो नया उत्पादन कैसे हो पाता, नया उत्पादन हो ही नहीं पाता, क्योंकि मार्केट तो पहले से ही वस्तुओं से फुल पड़े। तो इस वजह से बहुत से लोगों की जॉब्स गई, तो लोगों की रोजगार का जो इनकम का सोर्स था वो कम हुआ, लोगों के खर्च जो है बड़े, इनकम घटती गई, जो सेविंग्स थी वो भी खत्म होने लगी। और आगे चल के हम देखते हैं रूस की जो क्रांति है वो तो उसके वहां तो हुई थी रशिया में, लेकिन वो ठीक हुआ था, लेकिन आगे चल के 1929 में पूरे विश्व में महामंदी पड़ गई। और अगला क्वेश्चन है, विश्व की महामंदी के क्या प्रभाव पड़े। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की महामंदी का एक सबसे बड़ा प्रभाव आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई सभी देश क्या हो गए, ऋण चक्र में फंस गए। ऋण चक्र में क्या हो गए, ऋण चक्र में फंस गए। और ऋण चक्र में भी किसके फंसे थे, आप सभी को ध्यान रखना है, अमेरिका के ऋण चक्र में क्या होते हैं, सभी देश फंस जाते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजीवाद के उत्कर्ष के क्या कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन भी करना है, और ये क्वेश्चन भी हम करवाने वाले हैं। अगला जो है, इटली में फांसीवाद के उदय के लिए मुसोलिनी किस हद तक जिम्मेदार था। ये क्वेश्चन पेपर ऐसा है जिसमें से मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए आते हैं, और ये सब्जेक्ट भी आता है। अगर आप 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेंड कर रहे हो, अगर 75 मार्क्स का अटेंड कर रहे हो, आप 60 और यहाँ पर 75 नहीं ला पाए ना, तो आपका इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतना आसान सब्जेक्ट है ये वाली। अब की बार की आपकी हिस्ट्री इतनी आसान है, क्योंकि आप लोगों को कुछ बेसिक सी चीजें पहले आप लोगों को पढ़ना है, और उसके बाद ही आपको नई चीजें स्टार्ट करनी है। अगली चीज है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे, तो आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण भी पढ़ने हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारणों के बारे में भी बात करेंगे। और अगला शॉर्ट नोट आप लोग जरूर अटेंड करेंगे, अगर आप लोगों की राइटिंग स्पीड अच्छी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर 25 नंबर का पेपर आता है, ऐसे 4 क्वेश्चन करने हैं, तो शॉर्ट नोट में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे कोई भी, जैसे इस वाले भाग में से। तो आप जैसे रशियन रेवोल्यूशन उठा लेते हो आप, या फिर लीग ऑफ नेशन उठा लेते हो। इसमें क्या है कि ये 2 करने हैं, तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का हो गया, और दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का, या फिर एक क्वेश्चन 12 नंबर का समझ लो, और एक क्वेश्चन 13 नंबर का। तो इसमें क्या होता है, आपको कम लिखना होता है कंपेयर टू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर ही आप सभी को बहुत सारा लिखना होता है, और जब एक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो उसके अंदर आप सभी को कम लिखना होता है। लीग ऑफ नेशन का गठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, ध्यान रखना है, जो फ्रांस के अंदर जो वर्साई की संधि चल रही थी, तो उस वर्साई की संधि के अंदर ही हम देखते हैं 1905 के अंदर, सॉरी 1920 के अंदर ही, 1920 के अंदर ही क्या किया जाता है, लीग ऑफ नेशन जिसे हम यूएन कहते हैं, राष्ट्र संघ का जो मसौदा है उसको तैयार किया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और बाकी 1905 की रूस की क्या क्रांति थी। और अगला आप सभी को ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इजी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो है सर्वनाश के बारे में पूछा गया, और ये क्वेश्चन आप सभी से बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। तो जितने क्वेश्चन ऊपर के थे, अगर आप लोगों को ऊपर के भी आते हैं तो 5 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, और रेगुलर वालों से तो ज्यादातर 4 ही पूछते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 5 क्वेश्चन जिससे पूछा जाए तो भी ध्यान रखना है, 4 क्वेश्चन पूछा जाए तो भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ज्यादा हैवी नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है जो आप लोगों को दिक्कत दे। और मैं आशा की कर सकता हूँ कि आपको सामने अभी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप उसको कर पाओगे। कम से कम कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन तो जरूर कर पाओगे, जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को अभी इंपॉर्टेंट बताए। तो आशा करते हैं अगली वीडियो आप सभी के लिए जल्दी आएगी, और बाकी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय